हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बौद्ध धर्म की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हमने अब तक बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, बहुत डिटेल में हमने चर्चा की और न सिर्फ फैक्ट्स की चर्चा की बल्कि हमने कॉन्सेप्ट्स को भी बतलाया। और हम लोग इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में जब से सीसेट लागू हुआ है तब से बौद्ध धर्म या किसी भी विषय से संबंधित जब तक आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होते हैं तब तक फिर आप इस तरह के जीएस प्री में भी जो है आप उसके प्रश्नों का, उसके सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हो। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा पैटर्न बदला है और फैक्ट्स की जहां तक बात है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे फैक्ट्स की हमने चर्चा अपने क्लास में जो है वो की है और साथ में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी जो है हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है। लेकिन जो भी थोड़े बहुत जो फैक्ट्स और भी बच जाते हैं वो बुक्स में आपको पास मौजूद है और जब भी वक्त मिले, जब भी मौका मिले, वो किताब में उस सारी चीजों को जरूर पढ़िए, जरूर रटिए। और उसमें एक चीज और आप देखे होंगे कि उसमें जो है हमने क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे फैक्ट्स बोल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको पढ़िए डिटेल में। पाषाण काल से आजादी तक में जो किताब है उसको आप डिटेल में पढ़िए और उसके बाद फिर आप जो है वो क्या है कि जो पॉइंट वाइज किताबें दी गई है उसको जो है वो क्या है कि आपको पढ़िए और देखिए अपने आप चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। और वीडियोस हमारे पड़े रहते हैं, आप देखिए उसको कई बार सुनिए तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, होता क्या था कि पहले क्या होता था कि पहले जो फैक्ट्स पूछे जाते थे तो सारे बच्चे उसमें तो कर लेते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस ना होने की वजह से जब प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते थे तो वहां पर काफी दिक्कतें जो है वो होती थी। और आज जो है सीसेट चूंकि एकदम प्रभावशाली और कह सकते हैं कि अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो रखता है क्वेश्चंस में, तो निश्चित रूप से ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, एक महत्वपूर्ण जो बात है उसमें फैक्ट्स भी है और वो है बौद्ध संघ। ठीक है, तो आज हम बौद्ध संघ के बारे में बात करेंगे। देखिए ये चीज मैंने जो समझा, अगर प्रैक्टिकली इस बात को समझिए कि जैसे बौद्ध धर्म था, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। ठीक है, यानी कि इससे एक मैसेज तो ये मिलता है कि वास्तव में अगर हम अपने विचारों को संप्रेषित करना चाहते हैं, अगर हम जन जन तक में पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम जो है वो क्या है कि एक मिशन हमारा कुछ है कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को आम जनों तक पहुंचाना चाहते हैं, आम जनों के कल्याण हेतु अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा जो है संगठन बनाना पड़ेगा जिसके मातहत हम सब काम कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जो है एक संस्था के नेतृत्व में ही संचालित किया गया और वो संस्था कौन सी थी? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर महात्मा गांधी की बात करिए तो वो भी जब साउथ अफ्रीका गए वहां पर भी जो संघर्ष चलाया था उसके लिए सबसे पहले नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये कुल मिलाकर क्या है, ये दिखाता है कि वास्तव में अगर हमें अपने विचारों को कोई गति प्रदान करनी है, उसको एक रूप प्रदान करना है, उसका एक क्रियान्वयन करना है, उसका एग्जीक्यूशन करना है, तो हमें किसी न किसी संस्था की स्थापना करनी होगी। तो महात्मा बुद्ध ने भी क्या किया कि उन्होंने भी जो है एक संगठन बनाया, आप कह सकते हो उसी का नाम जो है बौद्ध संघ दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि महात्मा बुद्ध का संबंध जिस महाजनपद से था, आपको मालूम होगा कि वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी या कपिल वस्तु के शाक्य गण से संबंधित है। तो जो शाक्य गण थे ना, वो गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था या उसकी पद्धति से कह सकते हैं अपने राज्य का संचालन करते थे। तो गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था से जो है महात्मा बुद्ध पहले से ही जो है ऑलरेडी वो परिचित है। इसलिए जब उन्होंने जब अपने संगठन की स्थापना की तो उसे गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने उसका नाम जो है वो क्या रखा? बौद्ध संघ रखा। ठीक है, तो बौद्ध संघ जो शब्द है ना, वास्तव में वो गणतंत्रीय शासन की एक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो क्या है कि आने वाली एक पद्धति आप कह सकते हो। और बौद्ध संघ और महात्मा बुद्ध का संबंध चूंकि गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था वाले किसी राज्य से था, इसलिए चूंकि उससे वो पहले से ही परिचित है, इसलिए बौद्ध संघ की स्थापना भी उसी पद्धति में उन्होंने किया था। और जो बौद्ध संघ का जो नियम था, जैसे कि आपको पता होगा कि जो है महात्मा बुद्ध ने जब
बौद्ध संघ के नियमों का निर्धारण किया था तो वो वर्बली था, ठीक है ना। उसमें कहीं पर भी उन्होंने लिखित रूप उसे देने की कोशिश नहीं की थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके प्रिय शिष्य आनंद जो सॉरी ओपाली जो थे, ओपाली ने क्या किया, प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ के नियमों का पाठ किया और उसी का संकलन विनय पिटक कहलाता है, ठीक है। और विनय पिटक में चूंकि बौद्ध संघ के नियमों का संकलन मिलता है, इसलिए विनय पिटक को बौद्ध संघ का संविधान कहकर भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो उससे जुड़े हुए एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उससे जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उसमें जो बैठकें होती थी, ठीक है, बैठकों का आयोजन करने वाला अलग अधिकारी होता था, उसमें जो प्रस्ताव रखे जाते थे उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता था। फिर उस प्रस्ताव पर अगर किसी तरह का विवाद होता था तो विवादित जो प्रस्ताव होता था उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, उस पर मतदान जो है वो कैसे होते थे, ठीक है। उसमें कितने तरह के मतदान होते थे, उसमें गुप्त मतदान होते थे, प्रत्यक्ष मतदान होता था, ठीक है। इसी प्रकार का जो कोरम है वो कोरम कितने का था। मतलब अगर उस पूरे सिस्टम को अगर आप समझ लीजिए तो आप आज के जो पार्लियामेंट में जो कह सकते हैं किसी भी प्रस्ताव को रखने या विधेयक को रखने या फिर कह सकते हैं वो विधेयक अधिनियम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कोरम की बात आती है। तो वो सारी जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं बौद्ध संघ में जो आंतरिक व्यवस्था थी उसमें जो कह सकते हैं गतिविधियों का जो संचालन करने की जो पद्धति थी वो पद्धति कहीं ना कहीं जो है आज के ही संसद का जो कह सकते हैं कार्य करने के जो तरीके हैं उन तरीकों का एक प्रिमिटिव फॉर्म नजर आता है, उसका एक प्राक रूप, उसका एक आद्य रूप जो है उसमें क्या है कि देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या बातें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को, गुलहक किसको कहते हैं, विवतक क्या है, पातिमोक्ष क्या है, उपोसत क्या है, इसके बाद एवहसीयम क्या है, अनुसावन क्या है, ठीक है, कम्मवाचक किसको कहते हैं। इस तरह की बहुत सारे शब्दावली है, उन शब्दावलियों को अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है कि इसको अगर थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है ना, तो आप यहां पे पाएंगे, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात कि अगर आप देखिए बौद्ध संघ, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है शाक्यगण से हुआ था, ठीक है, शाक्यगण में कपिलवस्तु में, और यह एक गणतंत्रीय राज्य की व्यवस्था को इंडिकेट करता है, ठीक है। और गणतंत्र और लोकतंत्र क्या है हमने कई बार आपको संविधान में भी बताया, लेकिन चूंकि यहां पे भी गणतंत्र, देखिए शब्द का अगर तात्पर्य समझते हो, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना, तो बहुत आसान होता है किसी चीज को समझना और किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो यहां पे गणतंत्र में हमने आपको कई बार बताया कि गणतंत्र शब्द रिपब्लिक से निकला है, लैटिन वर्ड जो है रेस प्लस पब्लिका से जो है वो क्या है कि इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी गणतंत्र का इंग्लिश शब्द तो रिपब्लिक है, लेकिन ये रिपब्लिक वर्ड खुद जो है लैटिन भाषी वर्ड रेस प्लस पब्लिका से मिलकर बना है। रेस का मतलब मैटर होता है और पब्लिका का मतलब पब्लिक, यानी मैटर रिलेटेड टू पब्लिक, ठीक है। यानी कि गणतंत्र के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है उसमें जो भी शासन करता है वो शासन इस तरह से करता है कि मानो जनता ने उसे जो है शासन करने के लिए नियुक्त किया है, और वो जब भी कार्य करेगा जनता के हित में करेगा, ना कि अपने व्यक्तिगत हित में, ठीक है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या दिखाता है, ये कॉन्सेप्ट भले ही कौटिल्य ने कहा है एक राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था वाले, लेकिन अगर देखा जाए तो गणतंत्र का सही एक्सप्लेनेशन वो जो है वो शब्दावली करता है। वो शब्द जो या जो बातें उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि गणतंत्रीय व्यवस्था की जो है जो शासन करता है, शासन करने वाले शासक के लिए वो बेहतर तरीके से इंगित करता है, ठीक है ना। तो यहां पे हो गया। इसके बाद लोकतंत्र की बात, तो डेमोक्रेसी जो शब्द है इंग्लिश में, है ना, और वो ग्रीक भाषी शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया से मिला है, और जिसका मतलब होता है पीपल, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी रूल ऑफ पीपल, ठीक है, जनता का शासन, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। ये बातें हमने आपको बता दी थी पहले। अब देखिए गणतांत्रिक पद्धति के अनुसार ही महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ का नाम जो है संघ रखा, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें भिक्षु जीवन का प्रारंभ, बल्कि इसको पहले छोड़िए, यहाँ पे सभी सदस्यों का अधिकार समान, कोई छोटा ना कोई बड़ा, ठीक है। तो जब हम गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था करते हैं, कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो शब्दावली ही गढ़ा इसलिए गया, लोकतंत्र शब्द ही गढ़ा इसलिए गया है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर सकें, हम वैल्यू कर सके इंसान को, जो है मनुष्य को, मानवता को जो है हम क्या कर सके, उसको महत्व दे सके। और पूरी
जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के केंद्र में जो है वो क्या है कि मनुष्य, ठीक है। मनुष्य का कल्याण ही जो है उसके सर्वोच्च जो है वो ध्येय होता है, सर्वोच्च जो है वो क्या है कि लक्ष्य होता है, ठीक है। चाहे वो गणतंत्र की बात करें चाहे लोकतंत्र की बात करें, ठीक है। तो यहां पे जो है वो क्या है, गणतांत्रिक पद्धति के अनुसार ही महात्मा बुद्ध ने अपनी भिक्षु संघ का नाम क्या रखा था, संघ रखा, और सभी सदस्यों के अधिकार इसमें समान थे, कोई छोटा ना कोई बड़ा था, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा भिक्षु जीवन, इसमें दो बातें, दो शब्द का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया प्रव्रज्या और दूसरा है उपसंपदा, ठीक है। प्रव्रज्या और उपसंपदा, प्रव्रज्या का मतलब है कि प्रवेश करना, उपसंपदा का मतलब है पूर्णता, ठीक है। आपका जो कंप्लीटनेस है, ठीक है, वो कंप्लीट है। प्रव्रज्या का मतलब है बौद्ध संघ में प्रवेश, ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश, वो प्रव्रज्या कहलाता था। भिक्षु जीवन के जो भी उसमें जो है जो ट्रेनिंग दी जाती थी, एक प्रकार से समझ आइए कि वो ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती थी तो उसके बाद आपके जो है आपके साथ जो भी संस्कार किया तो वो उपसंपदा के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। प्रव्रज्या प्रवेश हो गया, उपसंपदा जो है वो पूरा हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए भिक्षु जीवन का प्रारंभ 15 वर्ष की अवस्था में होता था, ठीक है, और इसमें प्रव्रज्या की दीक्षा दी जाती थी और उसकी पूर्णता उपसंपदा की दीक्षा से होता था, ठीक है। उसकी पूर्णता जो है उपसंपदा की दीक्षा से होता था। अब यहां पे देखिए इसको समझना है कि वास्तव में जो है वो क्या है कि इसको इस तरह से समझना है कि यहां पे जो है वो क्या है कि भिक्षु जीवन का प्रारंभ जो है 15 वर्ष की अवस्था में प्रव्रज्या की दीक्षा से और उसकी पूर्णता उपसंपदा की दीक्षा से होता था, ठीक है ना। और इसके बाद फिर वो भिक्षु जीवन का एक कह सकते हैं कि वो संघ का, एक प्रकार से कह सकते हो कि संघ का वो क्या है कि एक पूर्ण सदस्य के रूप में उन्हें मान्यता जो है मिल जाती थी। और ये जो उपसंपदा है ना, इसका महत्व कह सकते हैं कि वही है जो ब्राह्मण धर्म के अंदर उपनयन संस्कार का माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा ये पूरा जो है पैटर्न अगर आप देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए बौद्ध संघ की एक बैठक हो रही है, ठीक है ना। तो बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या है कि एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाना है, ठीक है ना। तो प्रस्ताव पारित किया जाना, तो सबसे पहले क्या होगा, भिक्षु संघ के जो भी कह सकते हैं संघ के जो भी भिक्षु भिक्षुणी होंगे वो सबको बैठने की व्यवस्था होगी। तो बैठने की जो व्यवस्था था, जो करवाता था, उस अधिकारी को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था, ठीक है, जिसका काम ही होता था आसन जो है वो प्रदान करना, सबको जो है बैठने की व्यवस्था करना, ठीक है। इसके बाद इसमें जो प्रस्ताव रखे जाते थे उस प्रस्ताव को वृत्ति कहा जाता था, ठीक है, उस प्रस्ताव को वृत्ति कहा जाता था। और उस वृत्ति यानी प्रस्ताव का कह सकते कि उसमें रखने को जो है अनुसावन या कम वाचा कहलाता था, ठीक है। प्रस्ताव या वृत्ति जो है, वृत्ति किसको कहा जाता था, प्रस्ताव को, और उस प्रस्ताव को उस बैठक में रखना, ठीक है, उसे अनुसावन या कम वाचा कहकर पुकारा जाता था। और आप भी आज भी देखिएगा कि हमारे देश में जब संसद में कोई बात होती है, कोई विधेयक पर कोई डिस्कशंस होता है, कुछ उसमें कुछ जटिलताएं होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उस पर विचार करने के लिए अपेक्षाकृत और भी ज्यादा क्वालिफाइड एक कमेटी होती है, ठीक है। वो कमेटी उस पर क्या है विचार विमर्श करती है। तो यहां पर भी इस प्रस्ताव पर विचार के लिए कभी कभी किसी उप समिति की भी जो है स्थापना की जाती थी, ठीक है। फिर प्रस्ताव पर जैसे आज मतभेद होता है वहां पर भी मतभेद होते थे। तो प्रस्ताव पर जिसका मतभेद होता था, जिस प्रस्ताव पर मतभेद होता था, उस प्रस्ताव को अधिकरण कहकर पुकारा जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए जो प्रस्ताव होते थे ना, उस पर जो मतदान होता था, वो मतदान जो है वो क्या है कि दो तरह के होते थे, गुल्हक और विवतक, ठीक है। गुल्हक जो है वो गुप्त हो गया और विवतक हो गया प्रत्यक्ष। यानी गुप्त जो मतदान की पद्धति थी उसे गुल्हक कहा जाता था, और जबकि प्रत्यक्ष मतदान की जो पद्धति थी उसे विवतक कहकर पुकारा जाता था। और जब भी किसी प्रस्ताव को, किसी वृत्ति को जो है आप कह सकते हैं बहुमत से जब पारित कर दिया जाता था तो उसे भूमस्यकम या ये भाष्यम कहा जाता था, ठीक है ना। तो बहुमत जो होता था, बहुमत से पारित जो प्रस्ताव होता था वृत्ति, उसे वो भूमस्यकम या ये भाष्यम कहकर पुकारा जाता था, ठीक है। और प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत किया जाता था और 3 बार उसका समर्थन किया जाता था, यानी कि एकदम पूरी तरह से उसको छानबीन हर एंगल से कर लिया जाए ताकि किसी तरह की कोई भी जो है गड़बड़ी ना रह जाए, ठीक है। तो इसलिए प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत किया जाता था और प्रस्ताव को जो है 3 बार उसका समर्थन किया जाता था। और कोरम जो है
वो क्या होता था, 20 मेंबर या 20 सदस्य का होता था। कोरम जो है ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि वह न्यूनतम संख्या, ठीक है, जिसकी उपस्थिति पर ही किसी तरह के मतलब बैठक की कार्रवाई जो है वो प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है ना। उसी को हम गणपूर्ति करते हैं, उसी को हम कहते हैं कोरम कहते हैं। तो कोरम जो है वह न्यूनतम संख्या होती है जिसकी उपस्थिति के बाद ही किसी बैठक के कार्यक्रम या बैठक की जो है वो क्या है कि कार्रवाई जो है वो प्रारंभ की जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है ना कि बौद्ध संघ जो है वो एक गणतंत्रीय पद्धति पर आधारित है, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि महात्मा बुद्ध का संबंध कपिल वस्तु के शाक्य गण से संबंधित है, यानी गणतंत्रीय व्यवस्था वाले एक राज्य से, एक रियासत से कह सकते हो संबंधित था, इसलिए महात्मा बुद्ध को उस पद्धति की जानकारी दी। इसीलिए उन्होंने बौद्ध संघ का नाम जो है संघ से रखा, बौद्ध संघ रखा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने आपको बताया कि उसमें जो भी अधिकारी होते थे, जो बैठक की व्यवस्था करता था, जो भी भिक्षु संघ और भिक्षु संघ के जो कह सकते हैं कि जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे, उनके बैठने की जो व्यवस्था की जाती थी उसको आसन प्रज्ञापक कहा जाता था, ठीक है। वो आसन प्रज्ञापक कहलाते थे। प्रस्ताव को वृत्ति कहा जाता था, ठीक है। और जिस प्रस्ताव पर विवाद होता था उसको अधिकरण कहा जाता था। प्रस्ताव की जो प्रस्तुति होती थी, वृत्ति की प्रस्तुति, उसको अनुसावन या कम वाचक कहा जाता था। उस पर जो मतदान होते थे दो तरह के होते थे, गुल्हक होता था, विवतक होता था। गुल्हक गुप्त मतदान होता था, विवतक जो है वो विवतक प्रत्यक्ष मतदान हो जाता था। इसी प्रकार जो है उसमें जब कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता था उसे भूमस्यकम या ये भाष्यम कहकर पुकारा जाता था। तो ये सारी जो शब्दावली है ना, उन शब्दावलियों को जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो प्रव्रज्या और उपसंपदा, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जीवन में जो प्रवेश होता था, भिक्षु जीवन में प्रवेश जो है वो क्या है कि वो एक प्रकार से मतलब आप समझ जाए उसको प्रव्रज्या कहा जाता था। और 15 वर्ष की अवस्था में उसका प्रारंभ होता था। और उपसंपदा यानी भिक्षु जीवन का जो कह सकते हैं पूर्णता होती थी, वो पूर्णता उपसंपदा के नाम से पुकारा जाता था। और उपसंपदा की अवस्था जो है 20 वर्ष होती थी। और क्या है कि एक दो बात और समझ लीजिएगा कि होता क्या था कि किसी विशेष अवसर पर ये सारे जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे वो सब क्या है कि उपस्थित होते थे, उस पर बैठ के करते थे। और कोई जरूरी नहीं कि हर बार प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए ही बैठ के होती थी, ठीक है ना। तो वो क्या होता था कि जब भी किसी विशेष दिवस के अवसर पर वो क्या है कि वहां पर बैठते थे, डिस्कशंस करते थे बौद्ध धर्म के नियमों को लेकर, ठीक है ना। कैसे मानवता का कल्याण, कैसे जो है हम लोग को मतलब बौद्ध संघ के या कह सकते हैं कि लोगों को कैसे अपने मैसेज को हमें कन्वे करना, कैसे उन्हें जानकारी देनी है कि दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है या दुख क्यों है इस दुनिया में। तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये इसके लिए कभी कभार क्या है कि मतलब विशेष दिवस के अवसर पर बैठकें होती थी। और ऐसी बैठकों को जो है उपोत्सव कहकर पुकारा जाता था, ठीक है, उपोत्सव कहकर पुकारा जाता था। और उसमें कभी कभार क्या होता था कि होता क्या था कि जैसे बौद्ध संघ के जो नियम थे ना, उसमें नियमों का एक अलग से, ऐसे नियमों का एक अलग से कलेक्शन होता था जिसको नहीं करना था, जिसको भिक्षु संघ और जो संघ के भिक्षु होते थे, भिक्षुणियों को जो नहीं करना होता था, वैसे ही विधियों का संग्रह जो है वो पातिमुख कहलाता था। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो पातिमुख जो है विधि निषेधों का एक संग्रह होता था, कलेक्शन होता था। और अक्सर जो है उस पर विचार विमर्श करने के लिए उपोत्सव वगैरह का आयोजन जो है वो क्या है कि किया जाता था, ठीक है ना। और एक दो बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे बौद्ध संघ में प्रवेश, आप समझ रहे हैं भिक्षु जीवन का जो प्रवेश प्रारंभ ही होता था 15 वर्ष की अवस्था में, यानी 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते थे, जो भी लोग होते थे, उनको बौद्ध संघ में प्रवेश की जो है अनुमति नहीं थी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि पहले क्या था कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश को निषिद्ध कर रखा था। लेकिन आपको मालूम है कि मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा बारंबार किए गए अनुरोध की वजह से और फिर अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने क्या किया, वैशाली में, ध्यान रखिएगा वैशाली में, उन्होंने वहां पर क्या किया कि वहां पर उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। इसीलिए यह भी ध्यान रखिएगा, हमने इसके पहले भी बताया, जब शुरू में केवल फैक्ट्स की बात कर रहा था तो उस समय भी हमने बताया था कि जब भी सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि भिक्षुणी संघ का प्रारंभ जो है वो कहां से होता है, तो उसका जवाब होगा वैशाली। मतलब हुआ क्या था इस पूरे प्रकरण में कि महात्मा बुद्ध जो है वो क्या है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, अपने विचारों का संप्रेषण या प्रचार प्रसार करते हुए वो कहां पे पहुंच गए थे, वो कपिल
कपिल वस्तु पहुंच गए। तो वहां पर क्या है कि किसी जगह पे बैठकर या वो क्या है कि जो आम लोग थे उन लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो उसमें उनकी मौसी प्रजापति गौतमी भी उपस्थित थी। उन्होंने भी बुद्ध के विचारों को सुना और वो भी काफ़ी प्रभावित हुई। तो जब प्रभावित हुई तो फिर उन्होंने क्या है कि उन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश की इच्छा जाहिर की। लेकिन चूंकि महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में पहले से ही उन्होंने महिलाओं के प्रवेश को निषिद्ध कर रखा था। लेकिन मौसी प्रजापति गौतमी जो एकदम बेहाल हो गई, एकदम वो परेशान थी, वो एकदम हर हाल में किसी भी तरीके से वो बौद्ध संघ में प्रवेश पाना चाहती थी। लेकिन महात्मा बुद्ध टालते रहे, वो मतलब इधर से उधर जाते रहे। लेकिन जो मौसी प्रजापति गौतमी थी एकदम होशो हवास खोकर जो है एक बद हवास की स्थिति में बस उनके पीछे चलते रहे और रिक्वेस्ट जहां मौका मिलता था, जहां रुकते थे बुद्ध, बस उससे गुहार लगाने लगती थी कि नहीं हमें भी प्रवेश जो है बौद्ध संघ में दिया जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने बहुत समय तक टालते रहे। इसके बाद क्या है कि वहां पे पहुंच गए वैशाली में। तो जो आनंद, महात्मा बुद्ध के जो निजी परिचारक थे, महात्मा बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे, जो महात्मा बुद्ध के साथ हमेशा रहते थे। तो महात्मा बुद्ध को मौसी प्रजापति गौतमी का जो है वो क्या है कि दुख देखा नहीं गया। तो वैशाली में अंततः आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप क्यों नहीं बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर देते हैं। तो कहा जाता है कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे सवाल जब पूछा जाए कि किनके बारंबार गुहार पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी, तो हो जाएगा इसका जवाब मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है। लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा किनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी, तो इसका सही जवाब जो है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो होगा वो जवाब क्या होगा, वो होगा आनंद। और इसीलिए आनंद का एक सवाल ये भी आया था कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद का बौद्ध धर्म को दिया गया सबसे बड़ा योगदान क्या है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश। ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना तो महात्मा बुद्ध ने कर दी, लेकिन वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि बौद्ध संघ में यदि महिलाओं का प्रवेश नहीं होता तो हमारा धर्म 100-1000 सालों तक जिंदा रहता। लेकिन बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के साथ ही अब हमारा यह धर्म जो है 500 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। और इस तरह से महात्मा बुद्ध ने जो है वो कहा। और आप देखिए कि 600 ईसा पूर्व, मतलब आप देखिएगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और वो 500, 600, 700 सालों तक बौद्ध धर्म रहा। लेकिन धीरे धीरे हमने लास्ट क्लास में जो है आपको बताया था बौद्ध धर्म के पतन के कारण, उसमें ये बातें हमने आपको उस पर डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश, यहाँ पर ये भी हमने आपको उसमें बताया था कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि महात्मा बुद्ध जो है महिलाओं की जो है वो के विरोधी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक प्राकृतिक रूप से जो है, जो एक स्वभावगत मनुष्य की जो विशेषताएं होती हैं, उनमें जो कमियां होती है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि जो महिला और स्त्री और पुरुष का जो एक अपोजिट सेक्स जो एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो एक, मतलब हमने आपको शुरू में ही बताया था कि महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी उनकी व्यवहारिकता। ठीक है। वो प्रैक्टिकल जो है व्यक्ति थे, उन्होंने इस चीज को समझा था और वो हुआ बाद में क्या है कि बौद्ध धर्म के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। बौद्ध संघ जो है वो विलासिता का केंद्र बन गया था और इसकी भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने पहले से कर दी। क्यों? क्योंकि उस प्रैक्टिकलिटी को वो समझते थे बेहतर तरीके से। ठीक है। तो फिलहाल देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलने जो है वो क्या है कि इसके बाद बौद्ध संघ में तो एक जो है बात आपको समझ में आ गई ना कि किनके कहने पर, आनंद के कहने पर, किनके बारंबार अनुरोध पर, तो वो हो जाएगा कि मौसी प्रजापति गौतमी के बारंबार अनुरोध पर। फिर कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। ठीक है। बौद्ध संघ को दिया गया सबसे बड़ा योगदान आनंद का क्या है? तो बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश। महात्मा बुद्ध के निजी परिचारक कौन है? आनंद हो गए। ठीक है। और यह भी एक सवाल आया था कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो रही थी तो उस समय उनका कौन सा प्रिय शिष्य उनके पास था? तो वही आनंद हो जाएंगे। उसका भी जवाब क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद देखिए कुछ और बातें समझिएगा कि महात्मा बुद्ध क्या करते थे कि महात्मा बुद्ध को जब संबोधि की प्राप्ति हुई, ठीक है ना, तो जब संबोधि की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने ये सोच लिया था, जब ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो चूंकि उनका तो पहले से ही इरादा कुछ ऐसा तो था नहीं कि हमको पूरे दुनिया के कल्याण की बात सोचनी है, बस उनके दिमाग में यही था कि इस दुनिया में दुख क्यों है और दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो उनको जब जानकारी हो गई तो वो शांत बैठे रहना चाहते थे, बस वो शांति से अपना जीवन या, लेकिन कहते हैं ब्रह्मा सहमपति के कहने पर उन्होंने बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म के या जो भी उनको ज्ञान मिला था आम जनों के कल्याणार्थ उनके प्रचार प्रसार का बेड़ा उठाया और फिर जाके जो है वो क्या है कि उन्होंने अगले 45 सालों तक घूम घूम कर, उन्होंने टहल टहल कर उन्होंने बताया सारे लोगों को कि वास्तव में इस दुनिया में दुख क्यों है और दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अभी हुई और आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, आपको ये बहुत मतलब जो है आपको हमेशा इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें, कुछ और बातें जो है इसमें समझना, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स क्या है कि जैसे शुरू में क्या था कि महात्मा बुद्ध ने, उसमें एक नियम ये भी था कि बौद्ध संघ में प्रवेश कौन कौन पा सकता था। हमने तो एक तो बता दिया कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो है प्रवेश नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, शुरू में महिलाओं के प्रवेश को भी निषिद्ध कर रखा था, लेकिन बाद में मान्यता दे दी गई। तीसरी बात क्या थी कि महात्मा बुद्ध ने ये भी क्राइटेरिया बाद में रखा कि जो भी प्रवेश पाना चाहते वो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आए। ठीक है, वो माता पिता की आज्ञा लेकर आए। और इसके पीछे भी रीजन, एक सवाल आता है कि किनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने इस बात की घोषणा की कि बौद्ध संघ में प्रवेश है उन्हीं को मिलेगा जो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आया हो। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें इसके पीछे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो वाकया तो उसमें जो है जुड़ा हुआ है। और वो क्या था, वो ये था कि महात्मा बुद्ध जो है वो शुरू में तो ऐसा नहीं था, महात्मा बुद्ध ने शुरू में ऐसी कोई नियम जो है निर्धारित नहीं किया था। लेकिन क्या है कि महात्मा बुद्ध अगर सन्यासी नहीं होते तो जो शुद्धोदन है उनके राज्य का, उनके पिता के राज्य का वारिस उत्तराधिकारी कौन होते, महात्मा बुद्ध होते, सिद्धार्थ होते। लेकिन चूंकि वो अब जो है सन्यास ले लिया तो जो मौसी के पुत्र जो नंद थे ना, वो जो है वो क्या है कि पिता के राज्य का, चूंकि शादी जो है मौसी प्रजापति गौतमी की शादी बाद में शुद्धोदन से हो गई, तो नंद के पिता भी शुद्धोदन हो गए। तो शुद्धोदन जो है वो क्या है, शुद्धोदन के पिता का, शुद्धोदन के राज्य का जो वारिस है वो वारिस अब किनको होना था, वो वारिस अब जो है नंद को होना था। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन उनको युवराज के रूप में घोषित किया जाना था या उनका कोरोनेशन होना था, यानी कि उनका जो है वो क्या है कि राज्याभिषेक होना था, तो उस समय उसके 1-2 दिन पूर्व जो है महात्मा बुद्ध वहां पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ कि नंद भी आए थे उनके विचारों को सुनने के लिए। और वो इतने इम्प्रेस्ड हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी जिस तारीख को राज्याभिषेक होना था उसके कुछ दिन पूर्व, उसके 1-2 दिन पहले ही जो है वो भी क्या है कि उन्होंने भी बौद्ध संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो चूंकि पहले नियम तो ये था नहीं कि माता पिता की आज्ञा लेकर आयो, तो महात्मा बुद्ध ने उनको प्रवेश तो दे दिया, लेकिन शुद्धोदन को फिर बड़ा दुख हुआ कि उनका एक बेटा पहले गया, फिर दूसरा बेटा भी चला गया। ठीक है, तो फिर बड़े दुखी मन से उनको ये महसूस हुआ कि मेरा बेटा जो है अगर मेरे से आज्ञा लिए बगैर वो क्या है कि चले जाए तो मुझे कितना कष्ट हो रहा है, इसी तरह से बहुत सारे माता पिता को भी कष्ट हो रहा होगा। तो फिर उन्होंने क्या है कि महात्मा बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि आप किसी को भी जो है बौद्ध संघ में अगर आप प्रवेश दे रहे हो तो कम से कम क्या है कि उनसे ये कहिए कि वो अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आयो, मतलब जस्ट लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है अपने माता पिता से लेकर आयो। तो महात्मा बुद्ध ने भी इस व्यवहारिकता को समझा और फिर उन्होंने भी क्या है कि उन्होंने इस बात की घोषणा की कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाला हर एक व्यक्ति जो है अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आया हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया। चौथी बात ध्यान रखिएगा कि कोई दास नहीं आ सकता है। ठीक है, कोई दास जो है बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। यानी कि अगर बौद्ध संघ में आप प्रवेश पाना चाहते हो तो पहले आप दासता से मुक्त होके आइए। ठीक है, ये जो है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कर्ज से लदा हुआ व्यक्ति भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। पहले होता क्या था कि पहले जो है वास्तव में बहुत सारे व्यक्ति जो है कर्ज ले लेते थे, कर्ज लेके मौज मस्ती किया। ठीक है, उसके बाद जब कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रहे
तो फिर क्या है कि जब जो कर्जदाता होता था, जब उनको पकड़ना प्रारंभ करता था, तो उनसे बचने के लिए ये लोग बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाते थे। तो महात्मा बुद्ध को लगा कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तब उन्होंने जो है उस पर बैन किया कि नहीं, कम से कम आपको पहले कर्ज मुक्त होना है। और ये जो 2 पॉइंट है ना, कि दासत्व से मुक्त होकर और साथ में कर्ज मुक्त होकर आएंगे, तभी बौद्ध संघ में प्रवेश मिलेगा। तो ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के ये जो 2 नियम निर्धारित किए हैं, इससे ये पता चलता है कि वो उस समय की जो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, जो नई अर्थव्यवस्था का जन्म हो रहा था, उसके सपोर्ट में ये व्यवस्था थी, ठीक है। और इसलिए जो है कहते हैं ना कि क्यों बौद्ध धर्म सफल हुआ, उसकी सफलता के पीछे बहुत रीजन ये था कि महात्मा बुद्ध ने मतलब ये देखा कि भाई कोई पैसा किसी का ले लिया, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के लेन देन में आपने पैसा ले लिया, चुकता नहीं कर पाए, या आपने मौज मस्ती में उसे बर्बाद कर दिया, फिर आप बचने के लिए इसमें प्रवेश कर गए, तो जो व्यक्ति जिसने दिया उसको तो नुकसान होता था, इसलिए वो कह रहे नहीं, पहले आप वहां पे जाइए, आप मुक्त होइए पहले, तभी वो जो है बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ जो है वो क्राइटेरिया बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जो है निर्धारित किए थे। उसमें सवाल जैसे देखिए क्या है कि बौद्ध संघ में कैसा व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता था, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वो सब चीजें जो है वो क्या है कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है एक प्रकार से बौद्ध संघ से संबंधित छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमने इसको समझा दिया, पढ़ा दिया, ठीक है, और आप उसको रट जाइएगा, ठीक है। और आप देखिएगा बुक्स में बहुत ही मतलब जो है शॉर्ट में दिया हुआ है, सारी इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा है। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म की बात को जो है स्टार्ट करेंगे।